तो हम लोग बात कर रहे थे डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स में आपके पास दो मोनोसैकेराइड रहेंगे, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किन दो मोनोसैकेराइड से ये डाइसैकेराइड बना है। ठीक है, इसके लिए अपने को कॉन्स्टेंटली एनसीईआरटी भी देखते रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी नाम है सारे के सारे एनसीईआरटी में ही रहेंगे। आज बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा ना पूरा? क्या कह रहे हो? आज बायोमोलिक्यूल्स पूरा हो जाएगा। सर पर आप जो रिएक्शंस बता रहे हो वो इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। कोई बात नहीं ना, एनसीईआरटी में जो बताया वो तो कवर करना ही है अपने को, उसको क्या। तो देखो एनसीईआरटी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, एनसीईआरटी को हमेशा इनऑर्गेनिक के लिए चिराग हो गए। सर आपका नहीं आ रहा है बस थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट। मैं बोल रहा एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक के लिए तुम यूज कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, कलर है, रिएक्शन है, वो सारी डायरेक्ट उधर से देख लो। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है, ऑर्गेनिक के लिए तुमको ये इनफ नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको एनसीईआरटी के बाहर से भी चीजें देखती रहनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है ऑर्गेनिक के केस में। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को रेफर किन किन चीजों के लिए करना है। सबसे पहला तो नोमेनक्लेचर के लिए। जब भी कोई ऐसा कंपाउंड है जो एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन्ड है, तो फिर आपको उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और जैसे याद हमारे पास डाइसैकेराइड्स में क्या क्या है, सुक्रोज है, हमारे पास माल्टोज है, फिर हमारे पास लैक्टोज है। ठीक है, तो ये तीन डाइसैकेराइड्स के बारे में हमें बताया गया, तो अपन इन तीनों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो डाइसैकेराइड जो है दो मोनोसैकेराइड से बनता है। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। अभी तक हम लोगों ने लाइफ में ग्लूकोज फ्रुक्टोज तक अपने लिए कहानी सिंपल थी। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में भी दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग वो याद करते हैं कि अल्फा और बीटा वाला जो कहानी था वो कैसा था। ठीक है, मुझे बताते जाना मैं सही बना रहा हूँ या नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं गलत बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये साइक्लिक बना लेता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ पे CH2OH को ऊपर बना दिया, यहाँ तक सब शॉर्ट है। ठीक है, अभी है अपना ये कौन सा कंपाउंड, ये है अपना डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज में मुझे ये पता है कि थर्ड कार्बन जो था, थर्ड कार्बन पे OH जो था वो अलग पे था। ठीक है, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो थर्ड कार्बन में जो OH था वो बाहर के साइड था, तो जो अपना ऐसा डब्बा बन रहा था, ठीक है, उस स्केलेटन के डब्बे में थर्ड वाले पे OH बाहर पे था, इसलिए ये ऊपर है। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन का जो OH है उसकी पोजीशन डिसाइड करेगी, यहाँ पे अल्फा लगेगा या बीटा लगेगा। ठीक है, पहले मैं बाकी के कार्बन की पोजीशन, बाकी के OH बना देता हूँ। तो ये OH नीचे, ये भी OH नीचे। अब ये OH अगर ऊपर है तो इट विल बी ऑन दिस साइड, अगर ये बाहर की तरफ है तो दिस इज बीटा, अगर अंदर की तरफ है तो अल्फा। करेक्ट, यही था ना? हाँ सर। तो अंदर की तरफ है तो अल्फा, बाहर की तरफ है तो बीटा। अंदर की तरफ होता तो वो नीचे होता, बाहर की तरफ है तो वो ऊपर है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये जो बॉन्ड कर रहा है, ये जो बॉन्ड करने वाला, ये ऑब्वियसली नीचे से बॉन्ड किया होगा कि ऐसा इसका बॉन्ड और ये दूसरे कार्बन का बॉन्ड। करेक्ट, तो ये एक प्लेनर कंपाउंड, ये एक प्लेनर कंपाउंड, और उनके दोनों के जो सेम साइड में जो वो है फंक्शनल ग्रुप्स है, व्हिच इज बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनके बीच में डिहाइड्रेशन हो रहा है, और जो फॉर्म हो रहा है दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए अगर मैं पहला जो कंपाउंड ले रहा हूं, पहला कंपाउंड हैज टू बी अल्फा, ये शॉर्ट है, तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अभी जो दूसरा कंपाउंड है
दूसरा कंपाउंड बॉन्ड कर रहा है फ्रुक्टोज के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी फ्रुक्टोज में हमारे पास कौन सा फ्रुक्टोज है, हमारे पास है बीटा डी फ्रुक्टोज। अभी फ्रुक्टोज के केस में जो वन पोजीशन जो है आपकी कैसी रहेगी, CH2OH, C डबल बॉन्ड हो, पांच, ठीक है। थर्ड कार्बन आपको पता है जो इसमें जो होता है ग्लूकोज में लेफ्ट में होता है, फ्रुक्टोज का भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज का बाकी पूरा सेम है ग्लूकोज के जैसा, सिर्फ ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन का साइड अलग है। एक बार चेक कर लेना, यही है ना। फ्रुक्टोज सही बनाया कि नहीं मैंने, चेक करो जल्दी से पीछे देख के। हाँ सर सही है। तो अब आपके पास फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज में जब ये फॉर्म होगा तो कैसा फॉर्म होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है। तो उस कार्बन पे OH माइनस भी है और CH2OH भी है, ठीक है। तो अब इसमें अगर OH माइनस नीचे के साइड में है तो दैट विल बी अल्फा, और OH माइनस अगर ऊपर की साइड में है तो दैट विल बी बीटा। तो ये क्या है, फुरानोज है, जिसको अपन फ्रुक्टोफुरानोज भी बोलते हैं, क्योंकि 5 मेंबर्ड बनती है। कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना। ये कार्बन नो 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 कार्बन 1 नहीं बोल सकते अब इसको, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है दैट इज कार्बन नंबर 2, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 2 3 4 5, ठीक है। अब आपका जो 3 पोजीशन है, अगर मैं 3 4 और 5 की पोजीशन को देखता हूँ, 3 वाले पोजीशन में OH बाहर में है, तो अगर OH बाहर में है तो मैं कहा लिखूंगा, OH को ऊपर, ठीक है। अरे यार, तो मैंने OH को ऊपर लिखा। बाकी 4 और 5 में दोनों, 4 तो अंदर के साइड में है तो 5 तो लिंकेज में चला गया है, तो 5 के ऊपर सिर्फ CH2OH है, तो मेरे को बस CH2OH को ऊपर लिख देना है, इसमें तो अपन ने सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन जो है उसमें OH का होगा नीचे में होगा, फोर्थ में नीचे है। अब तुम्हारा जो सेकंड पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में अगर OH ऊपर है तो इट विल बी अल्फा, और अगर OH नीचे है तो इट विल बी बीटा। तो अब OH की पोजीशन डिफाइन करेगा कि CH2OH कहाँ पे, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जो सुक्रोज बना रही है, दैट इज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। तब आप देख सकते हो कि इसकी नंबरिंग और अपनी नंबरिंग में एक डिफरेंस है, इसका 2 इधर है, हमारा 2 इधर है, ठीक है। यहाँ पे सो टेक्निकली आप अगर इसका ऐसा मिरर इमेज ले लो, ऐसा घुमा दो उसके ऊपर, ठीक है, मतलब ना घुमाओ, मिरर इमेज मत लो, इसको घुमाओ, मेरा ये कंपाउंड ही बदलने में लगा हूं मैं, ठीक है। ये एक्सिस अगर तुमने हिंज कर दिया और ये पेपर है और ये पेपर को तुमने ऐसा घुमा दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा और 5 इसी साइड रहेगा। अब 2 जब इधर से इस साइड आएगा, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे तो पंगा कर दिया मैंने, अल्फा ऊपर था या बीटा ऊपर था, अल्फा ऊपर, अबे यार यहाँ अल्फा नीचे, सॉरी अल्फा नीचे बीटा ऊपर। भाई तो लिखने में गड़बड़ हुआ है, कोई बोलता भी नहीं तुम लोगों को, मैं बोला भाई ध्यान रखो। सर अल्फा नीचे ही है, करेक्ट, अल्फा नीचे ही है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था, ठीक है। वो देखिए ना तो क्या लिखा है, बीटा नीचे हो सर जाएगा। हाँ एक मिनट सर, ये अल्फा वाले में अगर ऊपर है OH, अभी रुको यहाँ पे पहले फोकस करो,
अगर ये सेकेंड कार्बन पे OH ऊपर है, मतलब कहाँ पे, सेकेंड कार्बन पे OH बाहर की साइड होता, नहीं अंदर की साइड, हाँ बाहर की साइड होता तो OH ऊपर होता, राइट। बाहर की साइड पे अगर है तो OH ऊपर है, तो बाहर की साइड वाला हुआ बीटा, ठीक है। अगर वो कार्बन में के ऊपर OH अंदर की साइड होता तो फिर ये OH नीचे रहता तो ये हो जाता अल्फा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज चाहिए, और वो भी कैसा, इसको घुमा के चाहिए, क्योंकि बीटा डी फ्रुक्टोज में तो OH ऊपर में है, ठीक है, और आपका जो इसमें जो लिंक करने वाला OH है वो नीचे में है। तो आपका फ्रुक्टोज, ये जो बीटा डी फ्रुक्टोज है जो हमने बनाया, उसको अगर आप टर्न कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दो, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये कंपाउंड का जो शेप है, ठीक है, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे सामने, ये जेई के पर्सपेक्टिव से तो शायद जरूरी नहीं है। अगेन शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक नहीं आया, कि आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो बोर्ड्स में आपको ऐसा बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इट इज बेटर अगर आपको ये याद रहता है, नहीं रहता तो फिर आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया क्या सबको? सुक्रोज के अंदर लिंकेज कैसा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज में? Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे हमने वही बनाया, देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। अब ये फ्रुक्टोज घुमा के हम नीचे से ज्वाइन कर देंगे, या तो फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, एक के ऊपर एक रख के हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना दैट इज सुक्रोज। सिमिलरली माल्टोज जो है, माल्टोज बनाया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से। इधर आते हैं, माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज दोनों मिलके माल्टोज बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपको जब याद रखना है तो आपको ये लाइन बहुत ढंग से याद रखना है कि लिंकेज कहाँ पे, ठीक है। ये अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो इस लाइन को कर दो कि ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 का लिंकेज है बीटा डी फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के साथ। वही माल्टोज का जो केस है, माल्टोज के केस में C1 of first unit is attached to C4 of second unit. सर वो O बॉन्ड कैसा है एक बार बताओ ना। O बॉन्ड तो यार 2 OH थे ना, 2 OH में से हमने वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, दैट्स इट। ओके समझा? अभी मुझे बता ये क्या है? ये एक शुगर है, तेरे बॉडी में जाके ब्रेक होने वाला है, तो वो ब्रेक करने के लिए बॉडी क्या करने वाली है, उसमें जो सेल होगा, सेल उसको सीधा वाटर प्रोवाइड करेगा और ये मोनोसैकेराइड्स अलग कर देगा, फिर वो मोनोसैकेराइड को ब्रेक करेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी बनेगी। तो हर जगह पे ब्रेक करने के लिए सिंपल लिंकेजेस ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट, अभी देखो इसमें इन्होंने दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको ऑप्टिकल रोटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तभी अगर आपके पास बीटा डी फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज इज लीवो रोटेटरी, -92.4 डिग्री है इसका रोटेशन, ठीक है। और ग्लूकोज जो है उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है विच इज पॉजिटिव में, तो दैट इज 52.5। तब ये जो कंपाउंड बनता है, so sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Since the levo-rotation of fructose is more than the dextrorotation of glucose, the mixture is levorotatory. Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. दिया गया है ये इसके चलते कि उसका रोटेशन इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस हो जा रहा है जब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने, जहाँ पे लिटरली कॉन्सेंट्रेशन के लेके आपको काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर
मे बी मतलब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बट इट्स अ फिजिकल वैल्यू। आपको एक और चीज याद रखना है, ये जो करने के लिए सुक्रोज को अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करना है तो आप एक इसमें ये डाल सकते हो कैटलिस्ट, उसको इन्वर्टेज बोलते हैं। आई डोंट नो मैंने ये लिखवाया है क्या, हाँ लिखवाया तो होगा। हाँ, लिखवा है। सरफेस में डालिए। तो आप सुक्रोज में इन्वर्टेज डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर H+ डालोगे। वैसे ही माल्टोज जो है, माल्टोज में आप माल्टेज डालोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज के। अब आपको 2 मॉलिक्यूल क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, ये अच्छा डायग्राम नहीं है, अपने पास एनसीईआरटी में ज्यादा बेटर डायग्राम है। तो आपको दिख रहा है कि C1 C4 से अटैच्ड है, दोनों OH है, ठीक है। अब C1 जो है, C1 इज अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसलिए इसका OH नीचे में है, और C4 तो किसी भी ग्लूकोज का OH नीचे ही रहता है, ठीक है। तो फिर उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो दिस इज माल्टोज। अब अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, तो शायद ये जो डाइसैक्राइड हो जाएगा वो एक अलग डाइसैक्राइड हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पे तो आप चेंज कर ही सकते हो, और जस्ट ये पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका कंपाउंड बदल जाएगा, बिकॉज इट विल बी अल्फा डी ग्लूकोज ऑन वन साइड एंड बीटा डी ग्लूकोज ऑन अदर साइड, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, गूगल कर लो, देखो मिले तो। एंड देन द थर्ड वन इज लैक्टोज, ठीक है। इट इज इनमें मेरे को और कुछ पढ़ना था क्या, ग्लूकोज शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, the free aldehyde group can be produced at one of the second glucose in solution and it shows reducing property, so it is a reducing sugar. Okay, ये जो end है, इसका ये end open है, तो it can constantly convert into a linear structure। अगर वो linear में जाता है तो यहाँ पे aldehydic group अभी भी present है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो कार्बोनिल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, और इसका जो कार्बोनिल ग्रुप था, इनके बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इनके जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो यहाँ पे आपस में अटैच्ड है। लेकिन अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में एक ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप ओपन है। तो अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे ओपन है, तो आप इस एंड पे ये रिएक्शन कैरी आउट करवा सकते हो। तो इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो किसी और को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में तो जा ही सकता है, ठीक है, लेकिन सुक्रोज के केस में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। क्या आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया ना कि ये अल्डिहाइडिक ग्रुप ये कार्बन 1 पे है, इसलिए इट्स ओपन फॉर ऑक्सीडेशन एंड हेंस कैन कैरी आउट रिडक्शन। ये सबको क्लियर है ना? सर अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन OH वगैरह भी तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना। OH, बट कुछ अभी अगर हमको इनको टेस्ट ही करना है तो हम तो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट कर रहे हैं ना सिर्फ। तो तुम सिर्फ वही रिएजेंट डालोगे जो इसको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ले जा सकता है, अल्कोहल को कुछ नहीं करे, ऐसा वाला डालोगे तुम, है ना? शुभम? सर हाँ। ठीक है। सो सेकेंड डाइसैकेराइड जो हमने स्टडी किया वो था माल्टोज। जो थर्ड है दैट इज लैक्टोज। अब lactose is more commonly known as milk sugar since it's a disaccharide found in milk. Now it is a compound of beta D galactose and beta D glucose, ठीक है। तो अब हमको एक बार फिर से स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को ग्लूकोज समझ में आता है, सबको याद है ग्लूकोज कैसा होता है, तो ग्लूकोज एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बना दिया ये फुरानोज वाली रिंग, ठीक है। फुरानोज नहीं, ये पायरानोज है, कुछ भी। अभी सबसे पहले दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5
फर्स्ट थर्ड कार्बन जो होता है, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर होता है, ठीक है, तो बाकी सेकेंड और फोर्थ पे OH नीचे हो जाएगा, फिफ्थ जो है फिफ्थ पे CH2OH ऊपर आ जाएगा। इतनी कहानी अपनी शॉर्ट है। अब अपने को पता है इट्स अ बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज है मतलब फर्स्ट कार्बन पे जो OH होगा वो ऊपर की साइड होगा, तो अब ये हो गया तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ तक कहानी शॉर्ट है। अब ये बीटा डी ग्लूकोज रिएक्ट करने वाला है गैलेक्टोज के साथ। अब गैलेक्टोज भी कैसा है, बीटा डी गैलेक्टोज। तो एक बार ध्यान से देखना, आपको याद है अपन ने एपीमर जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एपीमर है, याद आ रहा है सबको? और हमने जब एपीमर में ये पढ़ा था कि ये दोनों एपीमर है, तो एपीमर क्या होता है, किसी एक आपका जो क्या बोलते हैं OH का पोजीशन उल्टा हो जाता नहीं होती है OH की, वो डिफरेंट होती है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के केस में वो जो पोजीशन थी जहां पे दोनों का OH डिफरेंट है, वो था कार्बन नंबर 4, ये वाला कार्बन। तो अगर कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट थी तो गैलेक्टोज के केस में OH लेफ्ट में आ गया, ठीक है। बाकी की पूरी कहानी सेम, CHO CH2OH, ठीक है, CHO CH2OH। तब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस कार्बन का जहां पे OH की पोजीशनिंग डिफरेंट है, दिस इज कार्बन नंबर 4। अब अपन वापस आ जाते हैं, फिर ड्रॉ करना है अब हमें पायरानोस, ठीक है। अभी दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। हमारा OH थर्ड पे, एक तो हमको पता है कि थर्ड का जो OH है इसमें ऊपर है, ठीक है, जैसा ग्लूकोज में था वैसा इसमें भी है। लेकिन इसमें जो फोर्थ वाला पोजीशन है, फोर्थ वाला पोजीशन ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज में राइट में था, और वही गैलेक्टोज के केस में वो पोजीशन लेफ्ट में है। इसका मतलब यहाँ पे भी OH ऊपर है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन का OH, सॉरी फिफ्थ पोजीशन के OH की बात ही क्या करेंगे हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे बात करेंगे। CH2OH का है ना, ये आ गया, CH2OH हो गया, यहाँ सब हो गया। सेकेंड जो पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन का OH नीचे रहेगा, जस्ट एज इन ग्लूकोज। अब फर्स्ट पोजीशन जो है वहां का हमको सोचना है, तो ये कंपाउंड है बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो OH इसका रहेगा ऊपर में, ठीक है। अब आप ये दोनों कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? प्लीज ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपको शायद देखने में बोर हो रहा हो, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के हाथ में पेन है तो प्लीज ये अभी के अभी ड्रॉ कर लो सब लोग, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पढ़े थे तब हमने ड्रॉ किया था। अभी अगर तुम लोग सिर्फ नोट्स में देख रहे हो तो उससे नहीं होगा, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे समझेगा नहीं। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, हाँ बोलो। अल्फा डी गैलेक्टोज है, उसका OH रहेगा, वो बाहर रहेगा ना। अल्फा डी गैलेक्टोज जो होगा, अल्फा कब होगा, जब तेरा ये ऑक्सीजन ऐसा बीच में है और ये OH अंदर है, तो ये हुआ अल्फा, ठीक है। यहाँ पे बाहर रहेगा ना। तो ये अल्फा है, हाँ और ये बाहर रहा तो ये बीटा है। तो अगर अंदर है तो नीचे रहेगा ना, हाँ अपन यहाँ पे देखे थे ना ऊपर में, समझ। है ना। और अगर वो बाहर है तो ऊपर रहेगा, तो ये दोनों केस में देख ही रहे हो, ये बाहर है तो ये ऊपर है, इसका भी देखो ये बाहर है ये ऊपर है, ये यहाँ पे भी ऊपर ही रहेगा बाहर रहेगा। तो तब इन्होंने ये ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। अपन इसको जब बनाएंगे तो ऐसा भी बना सकते हैं ना, इसका ये ऐसा लिंकेज है, ठीक है। इन्होंने स्पेस बचाने के लिए इस हिसाब से जुगाड़ करके दिखा दिया। तो अब इसमें, हाँ क्या बोल रहे हो, सॉरी मैं मिस कर गया। अच्छा, कुछ मेरा कनेक्शन तो नहीं गया ना? नहीं सर।
ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो लैक्टोज के केस में जो बॉन्डिंग है वो हो रही है बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 की बीटा डी गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 की बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1, बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। बट अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये तो हमने सिर्फ 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप इमेजिन कर लो अब आगे कितने पॉसिबिलिटीज होंगे कि सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ही अगर 2 अलग पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो वी हैव ऑलरेडी लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गुल्लोज, अल्लोज, अल्ट्रोज, पूरी फैमिली बैठी हुई है। ठीक है, अब इसमें से कौन कैसा होगा, कौन मीठा होगा, कौन नहीं होगा। जस्ट आपको एक छोटी सी बात बताओ कि हमारी बॉडी जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, नॉट अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी, अपनी बॉडी जो है वो डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाती है, लेकिन अगर आप डी ग्लूकोज की जगह एल ग्लूकोज डाल दो तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। जस्ट तुम समझ रहे हो, एक कार्बन पे OH की पोजीशनिंग चेंज करने से वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर अफेक्टेड एट सच अ बिग लेवल। तो कहीं ना कहीं इमेजिन करो कि हमारा पूरा ओरिजिन किस हिसाब से हुआ है कि देयर वाज अ प्लांट जिसने खुद की एनर्जी बनाया, खुद की एनर्जी बनाने के बाद वो खुद के लिए एनर्जी स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, अब वो डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बड़ा कुछ स्ट्रक्चर बना के उसने एनर्जी सेव किया। अब जो खुद प्लांट नहीं थे, वो जो खुद एनर्जी नहीं बना पा रहे थे, वो दूसरों को खाने लग गए। तो हमारे जैसे जो एनिमल्स है प्लांट खाने लग गए, तो हम भी वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर पा रहे थे जो उन्होंने खुद के लिए बनाया था। तो वही इवॉल्व हुआ जो उस टाइप के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर पाया। जस्ट इमेजिन एक छोटे से कंपाउंड के OH की पोजीशनिंग पूरा का पूरा मतलब लिविंग बीइंग्स की ओरिजिन्स को चेंज कर सकता था। ठीक है, वी आर लाइक अ सुपर नेचुरल फ्लूक ऑफ नेचर। नेचर को भी बिलीव नहीं होगा कि ये क्या निकाल लिया हमने। ठीक है, अभी पछता रहे नेचर। नेचर तो शायद कभी नहीं पछताएंगे ना दोस्त। नेचर के लिए क्या है, नेचर के लिए अपन एक पॉलीमर है। नेचर ने बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को पॉलीमराइज कर दिया और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। अब वो स्ट्रक्चर जो है इट विल मे बी अफेक्ट द नेचर। तो नेचर के लिए ऐसा होगा कि हाँ कई सारे जानवर मर गए, कई सारे फॉरेस्ट टूट गए, बट इवेंचुअली वो जो है जो नेचर के लिए कोरोना वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि हम है, उसको नेचर इम्यून हो जाएगी। तो इम्यून जब हो जाएगी, वो कब होगी, जब नेचर में कोई रिसोर्स बचेगा नहीं, तो फिर हम एज अ वायरस मर जाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। नेचर इज फाइन विद इट। वो लॉकडाउन में होगी ऐसा सोचेगी, बट दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि हम उसको कैसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आई थिंक वी आर अमंग द लास्ट few generations left who will be careless regarding nature, climate and all. Trust me, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को इतना बुरा बुरा देखने मिलने वाला है कि they will do it out of necessity, not क्या बोलते हैं, लेजर, जो हम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, करो तो करो, नहीं तो फेंक दो। पानी फेंकना है, वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाओ। हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है, हम लोग पढ़ अच्छी जगह जा सकते हैं। ठीक है, एंड रही बात, देखो बड़े इम्पैक्ट तो तुम लाइफ में तभी क्रिएट कर पाओगे ना जब बड़ी पोजीशन पे पहुंचोगे। एंड राइट नाउ वी आर आइडिया इज दैट वन डे यू रीच अ पोजीशन जब तुम्हारे सामने वो डिसीजन हो। ठीक है, जहाँ एक साइड से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तुम बैठे हो, किसी ने तुमको बोला कि ये पैसा ले लो, लेकिन गंगा में हो सकता है जितना हम केमिकल रिलीज कर रहे होने दो। ठीक है, तो अब घूस लेना है नहीं लेना है, अगर ले रहा हूं तो मैं क्या नुकसान करवा रहा हूं फॉर फ्यूचर,
दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी एबल टू आस्क योरसेल्फ, ठीक है। एंड शायद वो ये जितनी भी पढ़ाई है उसका आउटकम शायद वो उतनी ही चीज हो कि नहीं, हम नहीं चाहते ये हो, ठीक है। तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं बता रहा हूँ। मतलब जब सबसे ज्यादा नींद आ रही होती है, ठीक है, तब कोई बोलते है बेड पे जाके मत सो। हो ही नहीं सकता। चेयर पे सो जाएंगे। चेयर पे सो जाएंगे, वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की तरफ। पॉलीसैकेराइड सर में, हाँ सर वहाँ गूगल पे लिखा है वी कैन गिव एल ग्लूकोज, पर ऐसा कैसे? एल ग्लूकोज किस किस केस में लिखा है? को मैं We आपको can- स्टेटमेंट, अच्छा उसमें लिखा है वी कैन, फॉर शुगर टेस्ट पर्पस वी कैन गिव एल ग्लूकोज, वन ऑफ द, नहीं मैं समझा नहीं, क्या एल ग्लूकोज का क्या बोल रहा है तू? गूगल मेरे को वो भेज देना ब्रो इमेज। ए भाई ये नहीं दिखाना भाई, कहाँ से आ गया भाई? कहाँ है हम लोग? व्हाट्सएप पे भेजना दोस्त मुझे जरा। सर भेज, अच्छा, फॉर शुगर टेस्ट पर्पस कैन वी गिव एल ग्लूकोज to diabetic because it is non-nutritive, not digestible by our body, but D-glucose। उसने तो क्वेश्चन इसका पूछा है। पूछा है दोस्त रिसर्च गेट पे, तो हाँ, इसका आंसर क्या है? एल ग्लूकोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये तो पक्का है। अब ये जो नेक्स्ट जो चीज है वो तो अब देखो, पढ़ो देखो पता करो, है ना। मतलब मैं तो उतना ही चीजें बता पाऊंगा जितना मैंने पढ़ा है या जितनी मैं याद रख पा रहा हूँ, ठीक है। बट ट्रस्ट मी हमारे पास बहुत कुछ है अभी, ठीक है। मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट आना शुरू हो रहा है इस चीज में, तो आप लिटरली लैक्टोज माल्टोज को छोड़ के और भी डाइसैकेराइड्स को फिगर आउट करने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्या क्या है और वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके केस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं पढ़ रहे हम लोग, हमारे पास स्ट्रक्चर है। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अमाइलोज it is a polymer of alpha glucose and consists of two components, amylose and amylopectin. Amylose is water soluble component which constitute about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D glucose units held together by C1C4 glycosidic linkage. तो C1C4 का continuous linkage है, तो it's a polymer, ठीक है। It's a polymer of alpha D glucose, और अल्फा डी ग्लूकोज में आप यहाँ पे देख सकते हो ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना हुआ है C1C4 के बीच में। दिस इज अमाइलोज, ठीक है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च में 15 to 20% अमाइलोज होता है, ठीक है। और जो बचा हुआ होता है दैट इज अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन को भी देखते हैं हम लोग। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में जो डिफरेंस है वो है ब्रांचिंग का, ठीक है। तो आप नीचे देखो, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, OH नीचे है, देखो थर्ड का OH ऊपर है, CH2OH ऊपर है, तो दिस इज डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज में भी नीचे OH मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, और C1C4 का लिंकेज है। यहाँ पे भी देखो दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज, C1C4 का लिंकेज है। तो ये सारे अमाइलोज के सिंगल चेन है, ठीक है। अब अमाइलोपेक्टिन क्या है? तो उन सिंगल चेन के बीच में भी कहीं कहीं पे ब्रांचिंग हो गया, मतलब जो 6th कार्बन है,
ठीक है, जो 5th कार्बन के ऊपर जो CH2OH लगा हुआ था, that CH2OH is branching with another chain of amylose. तो सोचो अमाइलोज जहां पे टर्मिनेट हो रहा है किसी एक एंड पे, जहां पे वो ग्लाइकोसाइड आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जहां पे ओपन हो रहा होगा, वहां पे अमाइलोज का दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ लिंक कर लेता है, ठीक है, तो दिस बिकम्स अमाइलोपेक्टिन। तो ये सारी चीज क्या है, दिस इज स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च हमको कहां से मिलता है? It is the main storage polysaccharides of plants. It is the most important dietary source for human beings. आप देख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज निकलने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज है, समझ रहे हो? अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जिस तरीके से भी बॉन्डिंग कर लिए, ठीक है, तो उससे पहले तो अमाइलोज बना लीनियर चेन, और फिर उसमें ब्रांचिंग आ गई तो अमाइलोपेक्टिन हो गया। So high content of starch is roots, tubers and some vegetables. It is a polymer of alpha D glucose and आगे कहानी so and so on. ठीक है, तो पहला पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, दूसरा पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यानी लकड़ी जो होता है, लकड़ी is made up of cellulose. तो सेल्यूलोज में क्या है? Exclusively in plants and it is most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of plant cells. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose, which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit. तो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, देखो ऊपर जाते हुए लग रहा है, इसलिए ऊपर जाते हुए लग रहा है क्योंकि ये एक बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज है, इसलिए इसका नंबर 1 जो कार्बन है, नंबर 1 कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, ठीक है, एंड दैट इज कनेक्टेड विथ 4th कार्बन ऑफ अनदर बीटा डी ग्लूकोज। तो आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसा ऊपर जाते जाएगा। तो आप देख सकते हो दिस इज सेल्यूलोज। तो हम लकड़ी क्यों नहीं खा पाते, या हम लकड़ी को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते? शायद उसका जवाब यही होगा कि हमारे बॉडी में बीटा डी ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हम उसको एनर्जी बना ही नहीं पाते, ठीक है। The third one is glycogen. So the carbohydrates are stored in animal body as glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. It is present in liver, muscles and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. So glycogen is also found in yeast and fungi. तो ग्लाइकोजन का इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो मैं तो क्या ही बोलूंगा, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन दिया हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक बार अपन देखने की कोशिश करते हैं, शायद नाम दिया है स्ट्रक्चर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। शायद से यही है कंपाउंड ग्लाइकोजन का। पीसी क्या कह रहे हो? आपको दिख रहा है ये ग्लाइकोजन क्या है? मैं इतना तो कह सकता हूँ OH नीचे, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा आपका अमाइलोज के जैसा बना हुआ है। तो जो ग्लूकोज एनिमल्स ने प्लांट के पास से लिया, अब वो खुद के पास कैसे स्टोर करके रख रहे हैं? तो इस तरह से ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है अमाइलोपेक्टिन टाइप बोल सकते हो। देखो ऊपर का जो बॉन्ड, ऊपर का जो ग्रुप है, ये ऊपर का ग्रुप ये ऐसा लगा हुआ है, ये अमाइलोपेक्टिन में होता है ना, CH2OH के साथ लग जाता है, तो ये अमाइलोपेक्टिन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। और आप जस्ट इमेजिन करो ये जो लिंक है, अब ये लिंक के ऊपर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है। मतलब अगर आप लोग कल उठ के बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो हाँ बोलो। तो मतलब ग्लाइकोजन इसके एमिलोपेक्टिन के फॉर्म में स्टोर होता है, अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में स्टोर होता है। हाँ। तो उसका अमाइलोपेक्टिन जैसा ही है। ग्लाइकोजन कंसिस्ट ऑफ लीनियर स्ट्रेचेस ऑफ ग्लूकोज
residue connected to alpha 1,4 glycosidic bonds with branches that are attached through alpha 1,6 glycosidic bonds. The entire tree-shaped polymer or dendrimer is a root in a single molecule of protein which is called glycogenin. Each linear stretch contains approximately 13 glucose residues, and except of course for the outermost layer of molecules carry two branches of same length that are attached 3-4 रेसिड्यू. तो मेरे को लगता है यहाँ पे अब मेरा दिमाग बंद हो गया था लास्ट लाइन पे. मेरे को चमका के बहुत सारी चीजें जिसके लिए मेरे को थोड़ा अभी 13 ग्लूकोज रेसिड्यूज. अब रेसिड्यूज क्या है? तो अब ये सारी चीजें आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो. मैं आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर कर देता हूँ. क्या कह रहे हो? तो ग्लूकोज मतलब जो यूज नहीं हो था क्या? सॉरी फिर से बोलना, मैं सुन नहीं पाया. क्या चीज? तो ग्लूकोज रेसिड्यूज है वो मतलब जो यूज नहीं हो ऐसा क्या? हाँ मतलब ग्लूकोज रेसिड्यू मतलब ये ग्लूकोज जो बॉडी में बचा हुआ एक्सेस, शायद उसको ग्लूकोज रेसिड्यू बोला गया है. और वो बॉडी में स्टोर हो रहा है इन सारी जगह पे, मसल्स में, लीवर में. मतलब बाद में उसका जरूरत पड़ेगा तभी वो यूज करेंगे. करेक्ट. ठीक है. चलो, तो ये था डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स जितना हमारे सिलेबस में था. अगेन उसके आगे की जो चीजें हमको आगे से पता चलेगी. ठीक है, आगे पता चलेगी मतलब समय के साथ. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उसमें सीधा पेप्टाइड लिंकेज है. एक बार देख लेते हैं. एनसीईआरटी में हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताया गया है, तो आप इसके बारे में देख सकते हो. कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. ठीक है. फिर प्रोटीन्स पे आते हैं. ठीक है. अब प्रोटीन्स क्या होता है? अब हम लोग लिटरली केमिस्ट्री के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग वो वर्ड ऑर्गेनिक जो बोलते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली यही डिफाइन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि दे कम फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. तो अब लिविंग बीइंग्स में किस तरह से ये कंपाउंड स्टोर्ड है इसके बारे में हम अब जाके पढ़ पा रहे हैं जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक समझ लिया. ठीक है. तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स. हम सबको पता है प्रोटीन की कहानी क्या है. अगर एक सबसे छोटा प्रोटीन हमको डिफाइन करना है तो इट्स अ अमीनो एसिड which should contain amine group and a COOH functional group. तो एक कंपाउंड जहां पे एक अमीन और एक COOH हो, that's a अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड के फॉर्म में आप मतलब प्रोटीन जो होता है बॉडी में, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है. जैसा हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स ऑफ क्या बोलते हैं, सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स. ठीक है, वैसा प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. तो अब ये अमीनो एसिड जो है इसमें अल्फा और बीटा वाला भी कहानी कुछ होगा. ठीक है. अल्फा आपको समझ में आ रहा है क्यों? COOH जो ग्रुप है इसके अल्फा पोजीशन पे अमीन होना चाहिए. ठीक है. तो देन दैट्स अ अल्फा अमीनो एसिड, एंड अल्फा अमीनो एसिड से आपके बॉडी के अंदर जो हम प्रोटीन्स बोलते हैं वो प्रोटीन्स बनते हैं. अब इसमें all alpha amino acids have trivial names which usually reflect the property. Glycine is so named since it has sweet taste. Tyrosine was first obtained from cheese, so that's why tyros, because Greek में उसको cheese बोलते हैं. Amino acids are generally represented by a 3-letter symbol. Sometimes 1-letter symbol is also used. तो अब ये सारे जो है आपके पास
अमीनो एसिड्स है, दीज आर नेचुरल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अब नेचुरल अमीनो एसिड्स में आपका जो आर है, ठीक है, ये सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये आर जो है, हम बस ये आर ग्रुप को चेंज करते जा रहे हैं और कंपाउंड का नाम बदलते जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये अल्फा अमीनो एसिड है, इस आर के जगह अगर हाइड्रोजन होगा, मतलब इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होगा, तो इट विल बी कॉल्ड ग्लाइसिन। अगर ये आर के जगह पे CH3 होगा तो इट विल बी कॉल्ड एलेनिन। अगर ये आर के जगह पे, ये देखो आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो बीच में सेकेंडरी कार्बन के थ्रू यहाँ पे अटैच्ड है, तो इट इज कॉल्ड वैलीन। अब वैलीन पे हमारे पास स्टार मार्क क्यों दिया हुआ है? तो स्टार आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, so they are essential amino acids। अभी वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनाइन, लाइसाइन, तो दिस वाज, अच्छा लाइसाइन, ग्लूटामिक एसिड। अभी ग्लूटामिक एसिड आप समझ रहे हो, इसमें 2, मतलब यहाँ पे भी COH है और जो R है, R के जगह पे भी एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसपे COH है, इट्स कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। फिर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक, अब ये देखो ये सारे मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे को टेक्निकली तो आपको एक एक नाम के साथ क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है वो बतानी चाहिए। जैसे अभी एस्पार्टिक एसिड में आपको एस्पार्टीन करके एक स्वीटनर होता है, जैसा अपना उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो आप लोग जैसे डाइट कोक है, डाइट पेप्सी है, इन सब में जो होता है वो इसी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली क्या कंपाउंड होगा वो मुझे खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। बट सर लिटरली, वो हाँ ASN इधर है कुछ तो, सॉरी सॉरी फिर से बोलना। ASN जैसा इधर कुछ तो है। हाँ सर एएसएन, SCR भी है। मेरा एएसएन है और एससीआर भी है, इसकी वाट लगा दिया है। समझा क्या? अभी देखो रट लो अभी। शर्म ही नहीं है उनको जरा सा, या इससे लेना है उनको। अब अपन बताते हैं एएसएन एससीआर क्या है। अरे बोल भी देते ना प्रोटीन है करके, तो भी आदमी सोचेगा कौन सा चैप्टर में जाके ढूंढने वाला है। आप सोच रहे हो क्या एक्सपेक्टेड है आपसे? अगर ये पूछ रहे जी मैं, तो लिटरली मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर्स है वो वो कुछ तो, चाहते ही नहीं है हम आ गया है। हाँ मतलब कोई तो बदले की भाव से आपके लिए ये वो कर रहा है। अब ASN SER का मतलब क्या होगा कि एक ही कार्बन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे SER लगा होगा क्या? हाँ का कहा जोड़ दिया है लोग ने। हैं? बट ऐसा तो नहीं था अपना कंपाउंड। बहुत बड़ा था। हम लोग के कंपाउंड में 2 अमाइंस थे वैसे, उसमें ASN SCR में। यही था, यही लग रहा है। 2 अमाइंस थे, ये तो मैं मानता हूँ, बट वो इसका अटैक होने वाला था CH3, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के ऊपर, तो ये इस पे अटैक सर करने उसका वाला पॉलिमराइजेशन है। आई थिंक एक बार चेक करना, देखो ASN SCR ये है, लेकिन अगर ये पूछ रहे यार तो यार और ऐसा भी नहीं स्टार मार्क किया हुआ है कि इसेंशियल वाले भी नहीं है ये, साइड वाले। बहुत छोटा दिया। ओह शिट। मैं इसके बारे में पता करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आपको कितना याद रखना है। बट अगर आपको ये नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ देना अननेसेसरी मेरे को। एकदम से अपने, हाँ वो ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ देना, मतलब वो क्या बोलते हैं दक्षिणा दिए टाइप, सर हम हाथ ही नहीं लगा रहे इसको, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को नेमिंग वाला पार्ट समझ में आ रहा है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। एंड ट्रस्ट में, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट आता है, अगर नीट वाले कोई लोग हैं तो ये आप लोग प्लीज इसको जाके
फाइंड आउट तो करो, क्योंकि आपको लिटरली हर एक एसिड के साथ, ये हर एक अमीनो एसिड के साथ मिलेगी, उसकी कुछ कहानी मिलेगी, ठीक है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ढूंढने का, अगर कोई अच्छा हो तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। बट यार ये जब आप चीजें ढूंढोगे ना कि क्या था कैसा था, तो उससे आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएगा। इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद देम, हेलो ठीक है। हाँ, तो स्टीविया भी इसका ही एक फॉर्म होगा ना फिर? स्टीविया लीफ। हाँ, या फिर मोनोसैकेराइड्स का एक फॉर्म होगा। तो स्टीविया लीफ में मिठास है, तो मतलब उसमें शुगर है। हाँ तो मतलब शुगर कहाँ से आई है वो तुमको ढूंढना पड़ेगा, कंपाउंड कौन सा है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बट आप समझ लोगे कुछ ना कुछ ऐसा ही कहानी है कहीं ना कहीं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दिया है, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। Equal number of amino and carboxyl groups make it neutral. More number of amino than carboxyl makes it basic, and more carboxyl than amino makes it acidic. The amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. On the other hand, those which cannot be synthesized in the body must be obtained through diet are known as essential amino acids. तो अब आपको समझ में आ रहा है, ऊपर जो स्टार मार्क वाले जितने भी अमीनो एसिड्स है, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब आवर बॉडी नीड्स इट बट वी डोंट प्रोड्यूस इट, तो हमको ये बाहर से लेना पड़ता है। So amino acids are usually colorless, crystalline solid, फलाना ज़िटरान है, आपको समझ में तो आ रहा ही है, अमीन है, COH है तो ज़िटरान रहेगा, दोनों रहेंगे इसमें। Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. Why glycine? Glycine में R was hydrogen, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो that's why it is optically inactive. But उसको छोड़ के जितने भी बाकी बचे हुए अमीनो एसिड्स है, they are optically active. Now these exist both in D and L form. The most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are represented by writing the NH2 group on the left side. तो हमको यहाँ पे तो वो नहीं दिख रहा है ढंग से, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो ये जो है, इसमें जो भी R ग्रुप लगाओ, अगर NH2 हमेशा लेफ्ट में रह रहा है तो वी कॉल इट अ L अमीनो एसिड, अगर ये NH2 राइट में है तो वी विल कॉल इट D अमीनो एसिड, ठीक है। सेम एज OH, D मतलब ग्लूकोज के केस में जैसा हमने नीचे OH लास्ट कार्बन पे देखा था। अब यहाँ पे हमारे पास मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सोच रहे हो, ये कहानी अपने आप में कितने लोगों की जिंदगी का थीसिस रिपोर्ट बन गया होगा कि क्यों नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स L कॉन्फ़िगरेशन में होगा, ठीक है। बट हमें इसके बारे में कुछ और बताया नहीं गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो हमने देखा कि पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स में जो छोटे मोनोसैकेराइड्स थे उनका पॉलीमर था, तो दे बिकेम डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन्स के केस में हम लोग अमीनो एसिड्स के इनका लिंकेज देख रहे हैं, तो अब इनके बीच में जो लिंक हो रहा है, वहां पे जो लिंकेज था वो था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे जो लिंकेज है दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज। तो आपके पास एक कंपाउंड का NH2 दूसरे कंपाउंड का H+, ठीक है, OH, ये आप दोनों निकाल दोगे, वाटर मॉलिक्यूल हटा दोगे, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CONH। आई होप आप लोगों को इमेजिन तो हो गया होगा, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है। ये निकल गया तो आपके पास जो कंपाउंड बना दैट इज CONH एंड so तो दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज आपको समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन्स फॉर्म करता है। अब जब हम बोलते हैं प्रोटीन्स, तो इट इन्वॉल्व्स लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी से लेके तो आपके DNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल, तो उस लेवल तक जो है ये पेप्टाइड लिंकेज लिटरली आपका मतलब अपना क्या बोलते हैं, बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो डेटा स्टोरेज है, जहाँ पे सब लिखा है कि हमारी बॉडी में नाक कहाँ रहेगा, सर कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, वो इस बॉन्ड से डिसाइड हो रहा है।
इसलिए ध्यान से देखना, दिस इज अ ग्लाइएलानिन पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइएला पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नाम ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम शायद आगे डीएनए आरएनए के बारे में और बात करेंगे। सो द प्रोडक्ट, हाँ बोलो। सर पर एला नाम का कौन सा भी इधर 3 लेटर सिंबल दिया नहीं है। एलानिन का एला नहीं दिया? दिया दिया दिया। क्या कह रहे हैं? सॉरी सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखा है, इफ अ थर्ड अमीनो एसिड combines to a dipeptide, the product is called a tripeptide. So this is a dipeptide, this is a peptide linkage. When carboxyl group of glycine combines with amino group of alanine, we get dipeptide. तो दो ने मिलके जो कंपाउंड बना, दैट इज अ डाइपेप्टाइड। एक और आके इसमें जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा और हेक्सा। So when number of such amino acids is more than 10, then the product are called polypeptides. A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 unit is called a protein. However, the distinction between polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of proteins such as insulin, which contains 51 amino acids. So polypeptides with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein such as insulin, which contains 51 amino acids. तो आप समझ लो इस पोजीशन पे जाके नेमिंग कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ठीक है। कि मतलब अंदाजे पे चल रहा है कि ठीक है, अगर इसको भी अपन क्लासिफाई कर देंगे अगर वेल डिफाइंड कंफर्मेशन। I don't know how it works here. फिर प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आगे दो पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं, एक तो फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फाइबर्स they have their polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds. Then fiber like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water, like hair, wool, silk, myosin which is present in muscle, ठीक है। केराटिन जो होता है ये हेयर में होता है। तो ये जो है ये आपके फाइब्रस है जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। दूसरे है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स। Now these structures result when chain of polypeptides coils around to give a spherical shape. अब इसमें आपस में बॉन्डिंग क्यों हुआ था? हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के बीच में आपस में कुछ बॉन्डिंग हो गई थी, ठीक है। अब डाइसल्फाइड मतलब कहीं ना कहीं बीच में सल्फर प्रेजेंट होगा। ग्लोबुलर के केस में वो आपस में ही कॉइल हो जाता है टू गिव अ स्फेरिकल शेप। नाउ दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। एल्बुमिन मतलब मैं भूल गया। Structure and shape of proteins can be studied at 4 different level: primary, secondary, tertiary and quaternary, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर देखो, और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो ये बोल रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। नहीं ये तो स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी के केस में एक बार अपन देखते हैं क्या लिखा है। प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of the protein. Any change of this primary structure, the sequence of amino acid, creates a different protein. So primary structure जो है इसका मेरे पास एग्जाम्पल नहीं दिख रहा। ये जो है क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये जो आपस में इन्होंने स्पाइरल फॉर्म किया है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये जो बीटा प्लेटेड है ये भी एक सेकेंडरी है। अब ये अल्फा और बीटा दोनों सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है ना एक सीक्वेंस वाला चीज जो है ना यार, ये मेरे पास समझाने को जैसे ये देखो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, हमारे पास ये जो कलर्स है ना, कलर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके पास
कई सारे अलग अलग कलर्स है, ठीक है। ये हर बॉल अपने आप में एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये दे आर ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन अमीन्स, नहीं इसको ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोला ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक से है। हाँ, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक हर एक के बाद रिपीट हो रहा है ना, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर, सीधा सीधा चेन है। यहाँ पर सर मतलब जो बॉल के कलर जो एक इसके एक इंटरवल के बाद रिपीट ही हो रहे हैं। हो रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेल डिफाइंड, मतलब क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में है, हाँ ठीक है। ये वेल डिफाइंड सीक्वेंस में देखो, नीला आया, फिर ये नीला आया, फिर ये नीला आया, नहीं यार, हाँ आया आया नीला 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 नीला, ठीक है। तो आई थिंक ये वेल डिफाइंड सीक्वेंस में ही है, ठीक है। अगर ये लीनियर होगा तो इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर आपस में इस हिसाब से ऐसा स्पाइरल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लीनियर है, ये लीनियर ऐसे ऐसे स्पाइरल हो जाता है। अब ये स्पाइरल क्यों होता है? क्योंकि आपस में ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और NH2 के जो H है, C डबल बॉन्ड O और H के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे इस टाइप के क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, अगर ये बहुत बड़े हो जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बहुत लंबे हो जाए, तो ये आपस में मुड़ जाते हैं, इट्स कॉल्ड द टर्शरी, और फिर उसमें और मुड़ान आ जाती है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, ठीक है। तो प्रोटीन इसी हिसाब से बस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। इसमें जो चीज मुझे बताना था, जो अब डीएनए वाला जो चीज है, वो शायद सेकेंडरी में गिना जाता है। एक बार अपन देखते, कहीं पे लिखा नहीं है। एक तो ये ना इतना प्लेन ब्लैक कलर में लिख देते सब कुछ, कुछ दिखता नहीं गड़क से। सर हाँ, तो जो वो हीलिक्स जैसा है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, करेक्ट करेक्ट। और अगर उसको हम लोगों ने अगर ऐसा खींच के ऐसा पूरा एक लाइन में रख दिया होता तो वो प्राइमरी हो तो जाता। वो एक प्राइमरी हो जाता, ठीक है। और अभी इनके बीच में डिफरेंशिएट करने को कोई एग्जांपल नहीं दिया यार मुझे, इसलिए मैंने तो ये खुद से रिसर्च किया नहीं, ट्रस्ट मी। मैं ये हर बार पढ़ता हूँ और खुद ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या याद रखूं, कैसे याद रखूं, बहुत कुछ ठीक है। रखने को। सही में तो वही है ना, इसके आगे का भी अगर हमारे पास कोई कनेक्शन होता तो शायद इसको हम याद भी रख पाते, है ना। हम लोग स्टोरी लाइन याद रख पाते, लेकिन हमको यहाँ तक लाके छोड़ दिया। तो 10वीं कक्षा में आईसीएससी बोर्ड जैसा बच्चों के साथ करता है, वैसा अब हमारे साथ इस चैप्टर में जाके हो रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ जाते हैं। प्राइमरी से लेके क्वार्टरनरी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique three-dimensional structure and biology activity is called a native protein. When the protein is in its native form, is subjected to physical change like change in temperature, chemical change, or change in pH. The hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold, helix get uncoiled, and protein loses its biological activity. तो जस्ट इमेजिन करो, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही इसलिए इसकी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि देयर इज दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच इज गेटिंग रिपीटेड, एंड दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीटेड केस इज becoming spiral and more complex, yet because of this specific sequence, वो जो चीज है वो कुछ एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज कैरी फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। वो पूरा सेटअप जो है आप हटा दोगे जस्ट बाय हीटिंग दिस मतलब कॉम्प्लेक्स। तो अब हीटिंग के छोड़ के आप और भी कुछ फिजिकल चेंजेस लाइक केमिकल चेंज इन पीएच और ये सब करके उन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर सकते हो, एंड इट विल गेट अनकॉइल्ड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये जो एक्टिविटी है, जैसे अंडा अगर हम लोगों ने देखा होगा, अंडा जब उबलता है, यहाँ पे एग्जांपल है, द कोएगुलेशन ऑफ egg white on boiling is a common example of denaturation. And another example is curdling of milk, which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in the milk. तो मिल्क का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी आप समझ लो ब्रेक डाउन होके अनकॉइल हो जा रहा है। तो दैट प्रोसेस इज
making it into curd. तो यहाँ तक है प्रोटीन्स के बारे में. उसके बाद कुछ एंजाइम्स के बारे में बताया. तो एंजाइम्स आर एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट. ठीक है. तो माल्टोज में जो माल्टेज डलता है दैट्स एन एंजाइम. हम लोग जो ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में भी हम लोग ये सब डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, तो दैट्स अगेन एन एंजाइम, है ना. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में कुछ ऐसा लिखा, हमको याद रखना है. यूनिट 5 में डिस्कस हुआ है. ठीक है. फिर विटामिन्स के बारे में बात हो रही है. विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कितने हैं हमारे पास? डी तक तो है, ई तक है, के तक है. ठीक है. अब सब इनकी, अब ये जो कहानी है ये हम लोग 6ठी कक्षा से सब लोग याद करते आए. ठीक है. तो हाई होप सबको ये याद होगा ही. ठीक है. इसको छोड़ के हम लोग बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ. मुझे ये चीज जो तुमको बतानी थी डीएनए आरएनए के बारे में, इस पे इसलिए मुझे थोड़ा बात करना था बिकॉज आप लोगों में से ही कोई होगा जो शायद अगले 10 साल में जीन एडिटिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे काम कर रहा होगा. ठीक है. तो जीन एडिटिंग इज समथिंग जहां पे आप इमेजिन करो कि एक आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल के पास कुछ एक इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन में अगेन आपने देखा था ध्यान से, वो जो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट था प्रोटीन के अंदर. वो नीला बॉल एग्जैक्टली एक रिपीटेड अमाउंट के बाद ही वापस आ रहा था. तो वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सीक्वेंसिंग में ही आप डेटा स्टोर, मतलब नेचर ने हमारे लिए डेटा स्टोर करके रखा है. तो अब वो जो डेटा में कई बार ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ड्यू टू रैंडम एवोल्यूशनरी फ्लॉ, क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन जो होता है वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट शो करता है. जैसे अभी हो सकता है किसी के बॉडी में जैसे क्या होता है, कई बार किसी की स्किन जो होती है, स्किन कहीं पे वाइट हो जाती है, ल्यूकेमिया टाइप का जो होता है वैसा हो जाता है, या कुछ भी ऐसी डिसेबिलिटी जो हो जाती है. That disability is actually due to change in that just one single protein का molecule. ठीक है. तो gene editing is a technology which was like research, and जिसके ऊपर पेपर actually 92 से 95 के बीच में कहीं तो भी आया. And in last 20 years there has been tremendous progress in that field. ठीक है. हाँ हेलो. हाँ सर, मैं क्या पूछ रहा था, पर ये जो एक छोटा डीएनए में जो चेंज होता है वो क्यों होता है पर ऐसा? हाँ वो क्यों होता है, मतलब ऐसा तो यार तू ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करता है, मेरे को सब पता होगा यार. नहीं मतलब छोटा क्यों बहुत बड़ा सवाल है दोस्त. तू क्या कहा, किधर ले जा रहा है. चलो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है. हाँ सर. मैं जिनको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हो, जिनको ब्रेक नहीं लेना है उनके लिए मैं कुछ एक छोटा सा वीडियो चला के रखूंगा.